तो पूरी दुनिया 197 पार्टीज अर्थ समिट में आई। अमेरिका भी बैठा था, अब तो यूनिपोलर वर्ल्ड है। हमने एक मेजर पावर को कोल्ड वॉर में हरा दिया है। नाउ एक छत्र राज होगा, वो एक छत्र राज डॉन का। तो इसलिए सारे चंगू मंगू जितने भी डॉन को मानने वाले थे, साथ के साथ सारा यूरोप पहुंचा। बाकी तो समझ गए होंगे। तो 1992 में अर्थ समिट हुआ। अर्थ समिट जब हुआ तो बात हुई क्या करेंगे हम, अर्थ समिट में काहे बुलाया है। तो डॉन ने कहा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना है क्या। लोगों का ना बिल्कुल करना है। तो देखो कुछ प्रिंसिपल्स हम लेके आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हम लेके आते हैं। एक तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी शपथ लो, डिक्लेयर करो हर कोई। तो सबने कहा हाँ प्रोटेक्ट करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे। समोसा चाय खाने आएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। लगा डिक्लेयर करो, तो कह रहा हाँ बिल्कुल रियो डिक्लेरेशन। तो रियो डिक्लेरेशन में लोगों ने पूछा क्या है रियो डिक्लेरेशन में। ये डिक्लेयर किया जाएगा कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को हम समझे और समझने के बाद ग्रेटर अटेंशन दें टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रीज को नॉन पॉल्यूटिंग बनाएं, रिन्यूएबल सोर्सेस पे ज्यादा फोकस करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आए। इस एक्सेसिव चेंज इन एटीट्यूड करें, लाइफ स्टाइल चेंज। कि पता चला हम कार में आ रहे हैं तो साथ में अगर मान लो 4-5 दोस्त हैं, कार पूलिंग में आ गए, अनजानों को भी नहीं, कार पूलिंग में आ गए। लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ तक पॉसिबल हो साइकिल से काम करें। लाइफ स्टाइल चेंज। जहाँ तक पॉसिबल हो एसी ना चलाएं, जहाँ तक पॉसिबल हो पेड़ों को लगाएं, वो तो लगाना ही चाहिए आपको। और पेड़ भी डिफरेंट, ऐसा नहीं पता चला यूकलिप्टस बो दिए पूरे बेचने के चक्कर में। तो हम रियो डिक्लेरेशन, क्लाइमेट को मान रहे हैं, डिक्लेयर रियो डिक्लेरेशन कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद कहा गया क्या होगा नेक्स्ट। उन्होंने कहा 21st सेंचुरी का एजेंडा। अभी बताया ना आईपीसीसी ने कि 2 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया तो कैटेस्ट्रॉफी है। नासा ने कहा रे मूर्खो 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज कर रखा है। अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल देखें यानी 1870s का समय लें, उससे ज़्यादा तो आपने ऑलरेडी राइज कर दिया है। कहाँ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस होता था, आज 15 डिग्री सेल्सियस के पार है। इंडिया का ही देखिए 2.3 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है एवरेज टेम्परेचर इंडिया का। तो एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग, क्योंकि आप सब संप्रभुत्व है, सॉवरेन है, आपको तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सबकी अपनी मनमानी चलेगी। तो नॉन बाइंडिंग होगा, किसी को बाइंड नहीं कर सकते हम। नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी, लेकिन आप खुद वॉलंटरी इस प्लान को अपनाएंगे। और इसमें 5 डॉक्यूमेंट हैं 300 पेजेस के साथ, और इसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए गए। वो प्रिंसिपल कितने थे? 27 प्रिंसिपल थे। कितने थे? 7। अब उन प्रिंसिपल को अभी हम देखेंगे या साथ के साथ देखते चलें? बताइए जल्दी जल्दी। साथ के साथ। तो 27 प्रिंसिपल थे। लोगों ने कहा ये 27 प्रिंसिपल क्या थे और क्या ये 300 पेजों में आपने कहा? तो उन्होंने कहा सबसे पहले आगे ले जाए। सबसे पहले कुछ इधर दे रखा है, इधर उधर दे रखा है इस बुक में, कोई बात नहीं। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी है। वो समझनी क्या है? सबसे पहले पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। जो पोल्यूट करेगा वो पे करेगा। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। जो पोल्यूट करेगा वो पे करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशन इक्विटी, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हम जितने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ये हमारे भविष्य के बच्चों की धरोहर है। ये हमारा नहीं है खाली, हमसे पहले भी बहुत लोग आए और हमसे पहले भी बहुत जीव जंतु हैं। होमो सेपियंस अगर ये कहे कि हम सबसे ज्यादा साल से जिए हैं, हमें तो 1.5 लाख साल हुए हैं बस अर्थ पे आए हुए। होमो सेपियंस 20 लाख, होमो सेपियंस से पहले जो होमो इरेक्टस थे 20 लाख साल जिए थे वो।
तो हमें तो खाली 2.5 लाख साल हुए हैं। वो 30 करोड़ साल जीने वाले डायनासोर्स क्रिटेशियस में उनका अंत हो गया। आज उन्हें दांत मिलते हैं, हमें उनके अंडे मिलते हैं फॉसिल्स के रूप में। तो हमारा तो एग्जिस्टेंस ही क्या है, ऑन द ब्लिंक ऑफ ए सेकेंड। अगर हम अर्थ की हिस्ट्री से कंपेयर करें तो कहने का तात्पर्य ये था कि ये इंटरजनरेशनल इक्विटी है, हमारे बच्चों की धरोहर है, जिन्होंने कितनों ने तो अभी पैदा भी नहीं हुए। फिर ये कहा गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहा गया? कॉमन प्लस डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। जिसका पाप जितना ज्यादा उसका पश्चाताप उतना ज्यादा। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये वेस्ट ने, ये यूरोप ने, ये डेवलप कंट्रीज ने गरीब कंट्रीज को कॉलोनाइज बनाकर उनके संसाधनों को एक्सप्लॉइट कर जो इतना पोल्यूशन करा है, अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पंप किया है और अफ्रीका तहस नहस कर दिया। अपने संसाधनों को लंदन में पंप किया और हमारे यहां कपास हो, चाहे गेहूं हो, हमारी भूमि हो, इसको यहां पर कैश एग्रीकल्चर प्रमोट कर करके, फूड एग्रीकल्चर खत्म करके कैश एग्रीकल्चर प्रमोट कर करके खत्म कर दिया। तो ये ज्यादा पे करेंगे क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वे बैक से कर रहे हैं। ये पोल्यूट दुनिया में सबसे ज्यादा कर रहे हैं। हम तो अपने ही संसाधनों को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, इन्होंने दूसरों के संसाधनों को एक्सप्लॉइट किया है। आज भी बैंक के रूप में, आज भी शेयर के रूप में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट यूरोप ही कर रहा है। चाहे बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, सब जगह कंट्रोल है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कौन करेगा? यूरोप को ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि उसके पाप ज्यादा है। अमेरिका को ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि उसके पाप ज्यादा है। तो ये सब डिक्लेरेशन में कहा गया। फिर कहा गया, अमेरिका ने कहा चाल उल्टी पड़ गई, अपन तो आया था हम बात करने, हुक्म जमाने, ये अपने पे ही दबाव डाल रहे हैं। मेरा पेट्रो डॉलर, सबसे ज़्यादा हमारी बड़ी बड़ी पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है जो मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया जाकर इनका पेट्रोल खरीदकर पूरे दुनिया में पूरे दुनिया में बेचती, और इस पेट्रोलियम से जो डॉलर आता है वही तो हमारी हेजेमनी है, पेट्रो डॉलर। ये तो पेट्रो डॉलर पे वॉर हो गया। हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे, क्लीन 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 डेवलपमेंट। हम बेच रहा हूं पेट्रोल, बात तुम कर रहे हो क्लीन डेवलपमेंट की। ऐसा कैसे पॉसिबल? तो यूएसए ने कहा ये तो बहुत खराब चीज हो गई। क्लिंटन थे इस समय, क्लिंटन ने कहा चलो कुछ बातें मानेंगे भी, लेकिन जब यूएस कांग्रेस की वोटिंग हुई तो 0 वर्सेस मेजोरिटी, 0 वोट मिले क्लाइमेट को। और यूएस से कहा हम नहीं, गलती हो गई तो गलती आ गया मैं। जब डॉन थोड़ा सा पीछे हुआ तो उसके चंगू मंगू संटा बंटा वो भी पीछे हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने कहा मैं क्यों आऊंगा, सरकार चले गए तो अपन क्या करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी पीछे, लोग देखने लगे रशिया को। रशिया ने कहा हमारे तरफ क्यों देख रहे हो भाई, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती थी, हम तो अभी आया अभी हम तो पोल्यूट भी नहीं किया, अभी आया। तो बात ये हुई लोगों ने कहा कि ये तो बस यूएस से पहली कंट्री हुई बॉयकॉट करने वाली। क्योटो में पार्टी नहीं लिया, अभी देखेंगे, प्रोटोकॉल लिए गए थे कुछ, उन्होंने पार्टी नहीं किया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का इलेक्शन इस बात में फंड किया गया, इस बात पे लॉबिंग करी गई कि गलती से क्योटो का हिस्सा ना बन जाए। वो पेट्रो डॉलर्स वाली जो पेट्रोलियम की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, माफिया था, उन्होंने लॉबिंग करी डब्ल्यू बुश ने। और डब्ल्यू बुश ने सबसे पहले आते ही ये कहा क्या क्लाइमेट चेंज। जैसे आज 2016 के करीब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये तो हॉक्स है। लोगों ने कहा ये हॉक्स क्या होता है, होता है हॉक्स है, दिखावा है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। देखो मैं तो सांस ले रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज कहाँ है, सांस ले रहा हूँ मैंने अपने 80 साल पूरे कर लिए, आई एम न्यूली मैरिड। कहाँ, कौन सा
कौन सा क्लाइमेट चेंज? तो बात ये है, इधर आ जाओ, समझ में आ रहा है सबको? एजेंडा 21 यानी 21st सेंचुरी का एजेंडा। तो बात यह है कि जो प्रिंसिपल अपनाए गए थे वो प्रिंसिपल 27 थे। उन 27 प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल को छोड़कर, जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉल्यूटर प्रे प्रिंसिपल, इन 4 प्रिंसिपल को हटाकर बाकी प्रिंसिपल बहुत डाइल्यूट कर दिए गए। क्या कर दिए गए? लोगों ने कहा ये डाइल्यूट, और किसके कहने पर ये डाइल्यूट हुए? डॉन के। किसके? डॉन। तो पूछा गया, एक मिनट बेटा, तो पूछा गया कि बाकी के जो प्रिंसिपल्स थे वो आज भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेक्ट रखे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन आई, अर्थ चार्टर। उसने कहा हम जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, क्या है? ओरिजिनल प्रिंसिपल है, उन्हें प्रोटेक्ट रखेंगे। दिस इज अर्थ चार्टर, जो आप कहती है कि ओरिजिनल प्रिंसिपल्स जो आए थे उसे हम प्रोटेक्ट रखेंगे, और किसी दिन आर्क और होप होगी, दुनिया फिर उन प्रिंसिपल पे पहुंचेगी और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आएंगे, अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं बेटा। एजेंडा 21 हो गया। फिर कहा गया फॉरेस्ट प्रिंसिपल। लोगों ने फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है? तो वेस्ट कंट्री ने जो डेवलप है, जो R&D कर सकती हैं, उन्होंने समझाया फॉरेस्ट प्रिंसिपल ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि जो तुम जंगल है ना, उसे जंगल मत देखो खाली, वो कार्बन का घर भी है, और आप कार्बन का घर भी है और कार्बन को सिक्वेस्टर भी करता है, यानी स्टोर भी करता है। तो जब पेड़ काटना ग्लोबल वार्मिंग लाना है, अगर इंजन में पेट्रोल जलाना ग्लोबल वार्मिंग है, तो पेड़ काटना भी फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ये जो काट के टेबल बनाते हो, चेयर बनाते हो, फर्नीचर बनाते हो, फॉरेस्ट प्रिंसिपल कि इनकी महत्वता समझो। और मैंने बताया एक NGO है दिल्ली ग्रीन्स, उसने एक इकोनॉमी निकाली एक पेड़ की और कहा फुल ग्रोन ट्री अगर इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो 23 करोड़ रुपए अपने पूरे जीवन काल में इस मनुष्य की प्रजाति को देती है। कितने लोगों ने जिंदगी में नहीं देखे होंगे फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फिर कहा गया और आजकल ये भी आता है YouTube शॉर्ट्स में, और हम सब देखता हूं, सबसे परिचित हूं। और में कहा गया बायोडाइवर्सिटी। नेचर को एक ही चीज तो प्रोटेक्ट रखी है, उसका नाम है फ्लोरा एंड फौना। लोगों ने कहा अच्छा कैसे? कहा जब से ह्यूमैनिटी ने कदम रखा है और जब से वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आई है, न्यूलिथिक 8000 साल, आज से 8000 BC यानी आज से 10,000 साल पहले, जब से वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आई है, एग्रीकल्चर करने लगी, जब से उसने पेड़ काट के उसे छोटी छोटी ग्रासेस में कन्वर्ट कर दिया, तब से 96% प्रजाति फ्लोरा एंड फौना की खत्म कर। लोगों ने कैसे? तो उसने कहा तुम्हें वेलेंसिया ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज की 1 लाख प्रजाति थी, लेकिन तुम नागपुर या वेलेंसिया खाते हो। लोगों ने कहा अच्छा, उनका इंडियन चीता, एशियाटिक चीता दूर दूर तक नहीं मिलेगा, कूनो पालपुल में नबीबिया से मंगवाना पड़ा। तुमने 96% प्रजाति खत्म कर दी। प्रीति ने कहा मैंने खत्म, मैं तो अभी अभी आई हूं धरती पर, मैंने कौन से खत्म कर दी, मैं तो संतरा भी नहीं खाती। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें और भी प्रिंसिपल है कि इक्विटेबल शेयरिंग होगी ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, यानी आपने अच्छी प्रजाति, क्योंकि आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेस्ट पे ज्यादा है, तो अच्छी प्रजाति आइडेंटिफाई कर ली और वहां पर कहा कि ये प्रजाति हम ही उगा सकते हैं। लेस पोटैटो कंट्रोल कर दिया, बायोडाइवर्सिटी किसी और की, कंट्रोल तुम कर रहे हो। तुम्हारे पास रिसर्च है, तुम्हें पता है प्रजाति कौन सी अच्छी है, कौन सी जल्दी उग जाएगी। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अभी देखेंगे हम इसे। नेक्स्ट
फिर बात कही कि क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरे फ्रेमवर्क की जरूरत है। अभी तक हम पूरे इन्वायरमेंट की बात करे जा रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज, घर के बाहर जो बैठा है दानव, उसकी तो बात ही नहीं हो रही कि जलवायु परिवर्तन इतनी जल्दी से हो रहा है। तो एक पूरे फ्रेमवर्क की जरूरत है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। ये बात है। और कहा गया इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज में कि हर साल हम मिलेंगे। लोगों ने क्या करेंगे? चाय समोसा पार्टी करेंगे हर साल हम मिलेंगे। तो क्या कहेंगे इस हर साल को मिलने के लिए? तो उन्होंने कहा कॉप। मैंने कहा अच्छा पुलिस वाला? ना, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या कहेंगे इसे? हर साल मिलेंगे। कब से मिलेंगे? 1995 से। ठीक। फिर कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इससे डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। लोगों ने क्या डेजर्टिफिकेशन, क्या है, बकवास है। उन्होंने कहा मिट्टी में मॉइस्चर खत्म हो रहा है। पहले 60 फीट पे पानी आ जाता था, अब 200 फीट पे आ रहा है। अंडरग्राउंड एक्वाफर्स भी का पानी खत्म हो रहा है, उनमें भी मिट्टी में पानी खत्म हो गया है। एरिडिटी, सूक्ष्मकरण, वो इंक्रीज हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन, तो इस डेजर्टिफिकेशन से लड़ना है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट, इन सब की बात अर्थ समिट में हुई। पहले हम देख रहे हैं, जो सबसे पहले हम देखेंगे वो हम देख रहे हैं UNFFC। बाकी की चीजें भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन पहले हम देख रहे हैं, तो बात ये हुई, कहा गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। अब ये कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टवा में। तो UNFCCC कहा गया इसमें क्या काम होगा? तो कहा क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? उन्होंने कहा इसकी बॉडीज बनाओ, एक सेक्रेटेरिएट बनाओ। लोगों ने कहा कहाँ बनाया सेक्रेटेरिएट? उनका बोन है ना, बोन, जर्मनी का। वहाँ काहे बनाए? कहा वहीं से, जर्मनी से ही होगी सारी चीज़ स्टार्ट। ऐसे क्या नई दिल्ली में बना दे क्या? कहाँ बनाएंगे? हमने स्टार्ट किया, हम बनाऊंगा। तो कहाँ बनाया? जर्मनी में। कुछ सब्सिडरी बॉडी, टेक्नोलॉजी की एडवाइस बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है, साइंटिफिक बॉडी बनाई जाएगी, इंप्लीमेंटेशन बॉडी बनाई जाएगी। सेक्रेटेरिएट कहाँ बनेगा? बोन में। पहले कहीं और था, फिर बोन में बना। COP1 में बनाया गया था इसे, पहली कॉन्फ्रेंस में। कहा गया ना हर साल मिलूंगा। क्या करूंगा? हर साल मिलूंगा। हर साल का मतलब 1995 से स्टार्ट हुआ। क्यों 1995 से स्टार्ट हुआ? क्योंकि 1994 में मोस्ट ऑफ द कंट्री ने इसे रेटिफाई कर दिया, कि हम UNFFC का मेंबर बनना चाहते हैं। तो 1995 में पहली कॉप हुई बर्लिन में। लोगों ने क्या है एजेंडा का, ऐसी ही यहाँ पे तो बात हो रही थी कि भाई कौन ज़्यादा करेगा, कौन कम करेगा। इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़, जितना साउथ ब्लॉक है उनका हेड बन के आया। साउथ ब्लॉक का मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, या जितनी भी कंट्रीज़ LDC में आती है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में आती है। आप उन हाथों से क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कह रहे हैं जिन्होंने कभी क्लीन फ्यूल देखा ही नहीं, उसके पास लकड़ी नहीं है इसलिए वो टायर जला रहा है, इसलिए वो पॉलिथीन पकड़ के जला रहा है। और आप उनसे कह रहे हैं कि क्लीन फ्यूल यूज किया करो, क्लाइमेट चेंज होने वाला है, गर्मी ज्यादा हो रही है। भूखे पेट को फिलॉसफी समझाना पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भूखे पेट से कहना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अच्छा बुरा प्रिंसिपल तब काम करते हैं जब आप उसकी बेसिक सुविधाएं पूरी करें। तो COP1 बर्लिन जर्मनी में हुआ। 1996 में COP2 हुआ। तो COP1 में इसे जहां बनाया गया था जिनेवा में, उससे रिलोकेट कर दिया इसे बॉन में। आपको COP2 याद रखना है, बॉन में, जर्मनी में इसका सेक्रेटेरिएट का क्या मतलब है? जहां पर सारी प्रिंसिपल्स बनाई जाएगी, सचिवालय है ये। फिर कहा गया अब क्या? तो कहा जापान में मिलेंगे। जापान में कहाँ मिलेंगे? जापान डिजास्टर प्रोन सबसे बड़ी कंट्री है और क्लाइमेट चेंज का प्रभाव इस पे बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि जापान जब देखता है कि समुद्र का पानी साइक्लोन बनकर, टाइफून, सुनामी बनकर उसकी पूरी पूरी सिटी खत्म कर देता है, तो जापान सबसे ज्यादा डिजास्टर को लेकर प्रभावित है। तो कहा जापान में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? क्योटो में मिलेंगे। तो क्योटो में लोग मिले और कहा एक प्रोटोकॉल लेके आते हैं। प्रोटोकॉल मतलब किस कंट्री को कितना अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कितनी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, 6 ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये तो खैर बाद में डाली गई, CO2, मीथेन, HFC, ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के रिलीजन को, उत्सर्जन को कम करना है। तो क्योटो में कहा गया प्रोटोकॉल बनाते हैं, और ये प्रोटोकॉल में क्या कहेंगे? टारगेट्स देंगे कि इतनी इस कंट्री को इतना पोल्यूशन कम करना है, पोल्यूशन नहीं, इतनी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस कम करनी है, वरना ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। कोई कहेगा मैं कर दूंगा, क्या हुआ? उसने कहा कर दूंगा, वो तो करेगा ही नहीं। आप पूछो कर दिया? हाँ कर तो दिया था। तो एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, टारगेट्स दिए जाएंगे। यूएसए जो पूरी दुनिया में 36% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, यूरोप, चाइना और अमेरिका, यूएसए मिला दे तीनों कंबाइनली तो दुनिया का 56% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस ये 3 लोग ही एमिट करते हैं। और भार किस पे है? सब पे। प्रॉब्लम जोन में कौन है? सब। तो क्योटो में कहा गया एक प्रोटोकॉल बनाएंगे, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स देंगे। क्या देंगे? एमिशन रिडक्शन टारगेट्स देंगे। फिर नेक्स्ट COP3 के बाद COP4 हुआ, कहा एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं। लोगों ने कहा क्या बहुत ब्यूटीफुल नाम है, प्लान ऑफ एक्शन। यस, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे कैसे? तो उसे कहा गया प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन, और इसमें एक बात और हुई, और क्योटो प्रोटोकॉल जब आया 1997 COP3, तो ये बात भी हुई कि देखो भाई, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पापी जो ज्यादा, वो ज्यादा प्रायश्चित करेगा एज कंपेयर टू जिसने पाप देखा ही नहीं। अब टोंगा वाले अब ओरिजिनल लाइफ जीते हैं, अंडमान निकोबार, सोमपेन जरावा ट्राइब, अंडमानीज, कौन सा पोल्यूशन करा है भाई उन्होंने? कौन सा वो हायाबूसा पे चल रहे हैं? कौन सा वो थार पे पैक लगा रहे हैं? तो उन्होंने पोल्यूशन क्या देखा? क्या पोल्यूशन, क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये नहीं पता कि उन्हें भी धीरे धीरे वो निगल रहा है। जब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आते हैं तो उनकी झोपड़पट्टी, उनकी मोहल्ले भी खत्म हो जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं है। तो बात ये हुई कि COP3 में और क्या क्या करेंगे। तो बात हुई कि 3 चीजों में डिवाइड करो कंट्रीज को। एक वो कंट्री जिनमें पापी ज्यादा है, एक वो कंट्री जिन्होंने पाप नहीं किया है या पाप कर भी रहे हैं तो उनके पास इतनी ना इकोनॉमिक पावर है और ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो कहा गया 3 कंट्री ग्रुप लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? 3 ग्रुप लेके आएंगे, ठीक है। और इसे कहा गया Annex 1, Annex 2 और नॉन एनेक्स्टर। क्या कहेंगे? Annex 1, Annex मतलब होता लिस्ट, शेड्यूल को Annex भी कहते हैं। तो Annex 1, Annex 2 और Annex 3 कहो या नॉन एनेक्स कहो, बात एक ही है। Annex 3 इज आल्सो नोन एज नॉन एनेक्स। नॉन एनेक्स मतलब जो लिस्टेड कंट्री नहीं है। लिस्टेड कौन है? जो पापी है। नॉन लिस्टेड कौन है? जो डेवलपिंग है, जिन्होंने अब डेवलप कर ही रहे हैं। तो कहा गया सबसे पहले बात करते हैं Annex 1। Annex 1 में वो है जिन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हुआ, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुए, और इन्होंने जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उनमें मेजर हिस्सा अपनाया। उन्हें कहा गया Annex 1। लेकिन कुछ कंट्री में कहा कि हम पहले, अरे अभी तो हम उठाऊं, रशिया, टर्की ने कहा हम तो डेवलप ही नहीं हूँ, नाटो का पार्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना डेवलप हूँ। इस्तांबुल आ जाता है कभी कभी कोई लोग घूमने। चाइना ने कहा मैं तो बांग्लादेश के साथ हूँ, भूटान के साथ, हमने तो डेवलपमेंट कभी देखा ही नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती कैसी है, मेरी तो आँख चुंधिया जाती है। वैसी डबल लीड है, बंद हो जाती है,
हम देखा ही नहीं हूं कभी बड़ी बिल्डिंग। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, तो सबने कहा कि हमको थोड़ी ना पापी हैं। हर पापी कभी ये कहेगा मैं पापी हूं? सबने कहा हम पापी नहीं है। डॉन ने कहा हम पापी हूं, लेकिन हम पापी का हिस्सा नहीं बनूंगा, पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो कहा गया एनेक्स 1 कंट्रीज में वो कंट्रीज आएंगी जिन्होंने पोल्यूट तो करा है लेकिन इनकी माली हालत ठीक नहीं है। टर्की, रशिया, ये सब एनेक्स 1 है। फिर कहा गया इन एनेक्स में 1 में भी कुछ कंट्री ऐसी हैं जिन्हें तो पैसा भी देना है और टेक्नोलॉजी भी देनी है, क्योंकि ये पोल्यूटर भी ज्यादा है और इनके पास ही टेक्नोलॉजी भी है जो फ्यूचर जनरेशन को बचा सकती है। वो डेवलप कंट्री जो पॉश इलाके से आती है, अरमानी का सूट पहनती है, गुच्ची का बैग रखती है, वो डेवलप कंट्रीज को कहा गया एनेक्स 2। ठीक है, वो अलग बात है, बनता ये कहीं नहीं है, डेवलप कंट्रीज में ही बनता है। तो बात है एनेक्स 2 कंट्रीज में वो कंट्रीज है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की मेंबर है। समझ में आया? यानी विद इन अ मेजर ग्रुप देयर इज अ सब ग्रुप विच इज मोर डेवलप्ड, मोर पावरफुल, और इन्हें इकोनॉमी के साथ साथ क्या और देना है? टेक्नोलॉजी भी देनी है बहुत। फिर कहा गया और उन्होंने कहा जो कंट्री डेवलपिंग है, इंडिया, जो कंट्री ने अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखी ही नहीं। कल ही मैं एक बात बता रहा था, तो ऐसी सर से बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि भाई इंडिया में आजकल बाबा कल्ट ज़्यादा हो गया है। कि पहले तो ज़्यादा था, अब और ज़्यादा हो गया है, और उसमें भी सारे नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉड। मतलब उनकी बात ही सुन लोगे तो बात है ना, बोलियों से ही आप पता लगा सकते हो कि कौन कितना परिपक्व है, तो बोलियों से ही आपको पता चल जाएगा। तो हमारी ये बात हो रही थी कि जैसे यूरोप में 16वीं शताब्दी में एनलाइटनमेंट की क्रांति आ गई, इंडिया में आज भी उसकी अंधेर है, आज भी नहीं आ पाई। हम आज भी फ्रॉडगिरी, फेकनेस को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। हम आज भी नहीं कह रहे कि भाई क्या बच्चों के दिमाग में डाल रहा है कि सूरज नागालैंड से उगता है। इंडिया पहली कंट्री है जहां सूरज उगता है। जब बच्चा कह रहा है जापान से उगता है तो उसे डांट और रहा है। ऐसे ऐसे फ्रॉडी। कोई वुमेन पूछ रही है पति मारता है तो कह रहा फ्रॉडी, तो क्या हुआ, पति तो है, प्यार भी तो करता होगा, तो तू पिट ले भाई, मैं भी प्यार कर देता हूं। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड है। वो इंटेलेक्चुअल क्रांति, वो क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी, वो जनरेट ही नहीं हुई, वो आई ही नहीं अभी तक। तो बात ये है, ये अपने आप कैसे हो जाता है पता नहीं, हमने करा था। हाउ डेयर यू। एनेक्स 1 कंट्री, एनेक्स कंट्री, इसमें दो आएंगे, एनेक्स 1 और एनेक्स 2। दूसरा नॉन एनेक्स कंट्री, चाइना का हम भी रहूंगा। किस लोगों ने, किसके साथ? इंडिया के साथ। क्यों? हम भी तो अंडर डेवलप हूं। अच्छा, तो लोगों ने कहा जब बात होती है डेवलपमेंट की, भोकाल दिखाने की, तब जब आती है बात कि मेजर ग्रुप्स की, तो चाइना कहता है हम अमीर हूं, हम डेवलप हूं। और जब बात होती है पैसा देने की बात, ना गरीब हूं, हमने कभी कुछ देखा नहीं। तो चाइना भी भागा भागा चला आया नॉन एनेक्स, और एक ग्रुप बना बेसिक। क्या बना? बेसिक। ब्राजील और ए और एस में साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की आवाज है, और इंडिया उनका लीडर है। इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लीडर है इंडिया, जो इनकी बात रखता है। और इंडिया ने अपने आप को नॉन एनेक्स में रखा भी इसलिए कि हम इन लोगों की बात रख सके जो प्रताड़ित है और जिनके एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्सेस के ऊपर यूरोप ने आज कहां से कहां पहुंच गया। हम इनके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते, लेकिन हमने जानबूझ के नॉन एनेक्स ग्रुप चुना। चले आगे, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट। अब 2002, सारे कॉप याद नहीं करने ना, 16 कॉप आपको लिखने हैं बेटा, ठीक है? कॉप मतलब पुलिस, नो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्या करने जाते हैं? समोसा चाय। नहीं, ये मत लिख देना, मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे कंट्रीज जाती इकट्ठा होती हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट को है डिस्कस करती हैं, डिस्कस करने के बाद समोसा चाय खाती हैं, वापस आ जाती हैं।
वापस आके पूछता है अब क्या होगा, तूने कहा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, पेट भर गया मेरा। नेक्स्ट आओ, 2002 नई दिल्ली में कॉप लगाया गया। कहाँ लगाया गया? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली कहूँगा मैं, न्यू दिल्ली नहीं, वैसे उसका नाम दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली में लगाई गई। इसे दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। न्यू दिल्ली में ये कहा गया कि भाई आप ये कह रहे हैं कि ये, इससे पहले ये बात और हो गई थी कि डेवलपिंग कंट्रीज भी तो कुछ करेंगी। क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप कंट्रीज को काम दिया गया है कि आपको क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन जो आप सीक्रेट कर रहे हैं एनवायरमेंट में उसे कम करना है। ये किस में बात हुई? क्योटो प्रोटोकॉल में। अभी क्योटो प्रोटोकॉल स्टैब्लिश भी नहीं हुआ है, काम नहीं चालू हुआ है, बात हो रही है सब। समोसा चाय, समोसा चाय, समोसा चाय, हर साल हर साल। तो बात नेक्स्ट हुई 2002 में दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली में ये कहा गया कि भाई आप प्यूरिस्ट कंट्रीज से आप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, इन विचारों का तो कोई मतलब ही नहीं है, खामों का पिस रहे हैं क्लाइमेट चेंज में। फिर इनके पास क्लीन एनर्जी भी नहीं है। कितनी जगह आप बात करते हैं ट्रॉपिकल डिसीज की, इनके पास मच्छरों से बचने के लिए ऑइंटमेंट तक नहीं है। तो बात है आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करेंगे, वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र जो रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, इन्हें हम फंड देंगे। फंड के नाम पर 0 सन्नाटा है। वो कैसे? विदाउट फंड, जब आपने इतना पैसा कमाया ने एक्सप्लॉइट करके अपने यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्यूल करा है, और वो बेचारे तो मांग भी नहीं रहे। आपको उन्हें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करना है, उन्हें फंड ट्रांसफ़र करना है, जिससे कि वो ग्लोबल क्लाइमेट वो करने लगे, चेंज को रोक सके। क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से ये गरीब कंट्री ही बर्बाद नहीं होंगी, आप भी बर्बाद होंगे। यूरोप में भी हीट वेव्स आएंगी, यूरोप का क्लाइमेट भी एक्सट्रीम बनेगा, यूरोप में भी फूड इनसिक्योरिटी आएगी। ठीक है, खाली इसमें गरीब कंट्री नहीं जाएगी, हर कोई इसका पार्ट है। नेक्स्ट 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया कि भाई रशिया को मनाया गया कि रशिया ने कहा कि रशिया एक बड़ी कंट्री है। पुतिन पावर में आ चुके थे जब गुजरात में नरेंद्र मोदी पावर में आए थे। एट द सेम टाइम पुतिन केम टू पावर, द प्रेसिडेंट ऑफ पुतिन पावर में आए, ने कहा आए नहीं आया, इधर आओ। 2005 में, यानी इसके 3 साल बाद कॉप 9 हो गया, 10 हो गया और ये 11 होगा। कॉप 11 में क्योटो प्रोटोकॉल में रशियन रेटिफिकेशन हो गया और ये कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करेंगे। फिर क्योटो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये भी बात हुई, ये भी पूछा गया कि मान लो कोई कंट्री, ये क्या खुल गया, कोई कंट्री इंप्लीमेंट ना कर पाए, उत्सर्जन वो ज्यादा करे तो कैसे पाप धो सकती है। तो ये कहा गया कि डिफरेंट मैकेनिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, जो एनेक्स कंट्री, पर्टिकुलरली एनेक्स कंट्री, क्योंकि नॉन एनेक्स कंट्रीज के लिए तो ऑप्शन है, उन्हें कम करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उन पे बोझा नहीं है। क्यों? उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। टोंगा से कह रहे हो क्लाइमेट चेंज को रोक दे, टोंगा खुद डूब रहा है। मालदीव से कह रहे हो आप, मालदीव अपना अस्तित्व बचा ले, वही बहुत है। तो बात ये हुई कि हमें किसी तरह ये क्योटो प्रोटोकॉल में डिफरेंट मैकेनिज्म आए जिसके तहत हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। क्या क्या मैकेनिज्म है एक बार वो भी देख लो आप, साथ के साथ लिखते चलना, मैं बताऊं इधर उधर है। बुक की वो है जो मैं आपको स्टोरीज में जैसी की तैसी स्टोरीज में बता रहा हूं। चले बेटा, तो डिफरेंट क्या है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म कैसे थे? जैसे एक था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। क्या था बेटा? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या था? आ जाओ। कहाँ है बेटा इसमें? 2 मिनट। हाँ ये रहा। तो सबसे पहले एमिशन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग। लोग क्या है यार एमिशन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग? सुनो,
एमिशन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग। अब ये एनेक्स कंट्री कह रही हैं कि हम मान लो पेट्रो डॉलर से भाई, पेट्रोलियम और डॉलर का तो वर्चस्व है, हम अगर ये बंद कर देंगे तो हम तो रोड पे आ जाएंगे कल से। आप कह रहे हो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रोकने की, आप कह रहे हो क्योटो प्रोटोकॉल की, तो हम ये करते हैं, हम जितना रिलीज करते हैं उतना ही करेंगे। किसी गरीब कंट्री से कहते हैं कि तू रिलीज मत कर, हम जो तूने कम रिलीज करा है और जो तेरे कार्बन क्रेडिट है वो खरीद लूंगा। नहीं समझ में आया? कहा गया कि ये गरीबों काम करो। मैंने कहा क्या काम करें? उन्होंने कहा अपने यहाँ पेड़ लगा। अच्छा, मैंने कहा अपने यहाँ प्रमोट कर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को। अच्छा, अपने यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मत कर। हमें क्या फायदा? हम वो कार्बन क्रेडिट, यानी तेरे पास एक क्रेडिट है, वो क्रेडिट हम खरीद लूंगा, एमिशन की ट्रेडिंग कर लूंगा। हम अपनी इंडस्ट्री नहीं बंद कर सकते, हमारे लिए वो ऐसा है हैंड टू माउथ आ जाना, रोड पे आ जाना। हम एमिशन ट्रेडिंग कर दूंगा, कार्बन ट्रेडिंग खरीद लूंगा, जिसने कम रिलीज करा है और जिसने खरीद लूंगा उससे। मनी कैन बाय एवरीथिंग इंक्लूडिंग एनवायरमेंट। कार्बन, कार्बन कार्बन का मतलब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो होती है उन्हें। मान लो आपने कम रिलीज करा है, इसने ज्यादा रिलीज करा है, ज्यादा वाला आपसे कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा। समझ में आया? आपका डेबिट हो जाएगा, इसका क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट, ठीक है। तो कहा गया एमिशन ट्रेडिंग, और इसे कार्बन ट्रेडिंग भी कहा गया। दूसरा कहा गया और क्या, और क्या? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। मैंने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा दिल्ली मेट्रो सुनी है? मैंने कहा हाँ, बैठा भी हूँ, विश्वविद्यालय गया हूँ। कह रहा वहाँ क्या करी है? पढ़ने तो नहीं गया हूँ, कमला नेहरू मार्केट है, वस्त्रालयों पे गया था वहाँ बस। तो ये दिल्ली मेट्रो देखा हो, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर बनी है। अब ये बनी कैसे कि कोई डेवलप कंट्री, एनेक्स 1 जापान, एनेक्स 2 में आती है, टोटल को एनेक्स कह रहे हैं हम, ठीक है। जापान पैसा है, टेक्नोलॉजी है, ये पैसा टेक्नोलॉजी लेके आएगी, आपके यहाँ प्रोजेक्ट लगाएगी, आपसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सर्टिफिकेट ले जाएगी, और अपने यहाँ जितना रिलीज करना है उसके मुकाबले में उतना गैस रिलीज कर। समझ में आया? दोबारा समझ में नहीं आया? टेक्नोलॉजी लेके आएगी, पैसा लेके आएगी, पैसा लेके आएगी सॉफ्ट लोन में, बहुत कम दरों में लेके आएगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएगी, तो आपका कार्बन कम किया ना उसने, वो कार्बन उसे क्रेडिट हो जाएगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे अपने टारगेट पूरे करने के। हर कंट्री को टारगेट दिए गए क्योटो प्रोटोकॉल में, जितने भी एनेक्स कंट्री हैं। नॉन एनेक्स को टारगेट कैसे मिलेंगे? गरीब है बेचारे। तो जितनी भी एनेक्स कंट्री, उन्हें टारगेट्स दिए गए हैं, और टारगेट्स पूरे करने के तरीके हैं। फिर का और जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। लोगों ने कहा क्या है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन? तो कहा गया कि इसमें भी अगर आप कोई भी कंट्री में कार्बन रिडक्शन के प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसे कार्बन रिडक्शन के प्रोजेक्ट लगाते हैं, और वो कंट्री, ये देखो एनेक्स 1 है और एनेक्स 2 है, ये एनेक्स 1 और एनेक्स 2 के बीच में हो सकता है, इसे कहेंगे जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन यानी दो कंट्री के बीच में एक ऐसा इंप्लीमेंटेशन जो कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, उसे क्या कहा गया? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। ये 3 तरह के कार्बन रिडक्शन प्रोटोकॉल्स थे जो क्योटो प्रोटोकॉल में रखे गए। प्रोटोकॉल में हर एनेक्स कंट्री को टारगेट्स दिए गए। जैसे अमेरिका 36% रिलीज करता है, भाई 5% तो डिक्रीज कर। समझ में आया? तो क्योटो प्रोटोकॉल देखा। दुनिया में कुछ इज्जत वाली भी चीज होती है, आप किसी से पैसा लेकर ना दो, बस वो इज्जत का खेल है, बाकी कोई मर्डर थोड़ी ना कर देगा। समझ में आया? इट्स ऑल अबाउट जेंटलमैन्स प्रॉमिस, ये होती है। हाँ भाई जेंटलमैन, खलनायक, ये क्या हुआ? सोया है 5 दिनों से? यानी
आज बिल्कुल जगह हुआ है। चलो नेक्स्ट दिल्ली के बाद हम CDM भी देख लिया हमने। नेक्स्ट COP13, अनदर कॉप इंपॉर्टेंट COP13। अब लोगों ने पूछा COP13 में क्या करोगे आप, कुछ तो करोगे। तो उन्होंने कहा COP13 में एक रोड मैप लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? रोड मैप। बाली में हुई थी इंडोनेशिया। कहा एक रोड मैप लेके आते हैं कि कैसे 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 हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे, मिटिगेट करेंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे एडॉप्ट करेंगे, और कैसे टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंसिंग की बात होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग के नाम पर बहुत कम हो रहा है। ठीक है, 2007 COP13। नेक्स्ट आओ, एक चीज और। नेक्स्ट एक और बात हुई, जैसे आप देखेंगे UNFFFC के अंदर, ये भी मैं आपको बता देता हूं, जिसको कहा गया REDD और REDD+। ठीक, ये अराउंड COP15 जो था आपका, उस समय ये REDD का कंसेप्ट आया। 15 यानी 2009 के करीब। ठीक है, $30 बिलियन का। अब मैं इसकी कहानी सुना देता हूं, COP15 कोपनहेगन की इंपॉर्टेंट कहानी है और आपको समझ में आना चाहिए। इसी कोपनहेगन समिट के बाद इंडिया अपना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी लेके आया था। इसकी कहानी सुनते हैं, क्या था। ये कहा गया कि भाई जंगल जो है, जो जंगलात हैं, वो भी एक क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक घर है, यानी कार्बन वहां पर स्टोर्ड रहता है। कहा गया ये जंगल हम काटते रहते हैं और इस काटने से भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है। फिर ये कहा गया कि इंडिया कहता है कि वेस्ट ने सारा पोल्यूट किया है, वेस्ट ने सारा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किया है। लेकिन इंडिया ये बात नहीं कहता कि जो राइस की खेती वो करता है उसमें मीथेन निकलता है, जो 10 गुना ज़्यादा पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड के। फिर वेस्ट कहने लगा कि इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी कैटल पॉपुलेशन है, और ये कैटल पॉपुलेशन जब जुगाली करती है तो जुगाली के समय इनके मुंह से, इवन देखा होगा छेद हो जाते हैं कितने गाय और भैंसों को, इनके मुंह से मीथेन रिलीज हो। इस कैटल पॉपुलेशन की क्यों बात नहीं करता, खाली इंडस्ट्री से रिलीज हो रही है क्या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। व्हाट अबाउट दी राइस के खेत, व्हाट अबाउट कैटल्स, ये तो हमेशा से यूज करता आ रहा है, इसकी बात क्यों नहीं कर रहा है इंडिया। फिर कहा गया कि एक चीज और, पेड़ काटना यानी डिफॉरेस्टेशन करना सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और जो पेड़ पौधों में कार्बन है ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। समझ में आया। तो ये कहा गया गरीब कंट्री और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, गरीब मत कहिए, डेवलपिंग, दे आर नॉट गरीब, दे आर डेवलपिंग। डेवलपिंग कंट्रीज से कहा गया कि एक काम करो, पेड़ मत लगाओ, पेड़ मत काटो। REDD यानी रिडक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। REDD क्या कहा जाएगा, REDD यानी डेवलपिंग कंट्रीज अपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट करे और रिडक्शन करे फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। यही उनका बहुत बड़ा काम हो गया। यहां उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसकी, कोई ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस टेक्नोलॉजी की, कोई फाइनेंस की, आप बस यही कर लो। लेकिन उन ट्राइबल्स का क्या, जो उनका फूड एंड फॉडर इस जंगलों से आता है। जैसे एक छोटी सी कहानी बताता हूं, पहले इस कहानी से पहले REDD+ भी करते हैं। फिर ये कहा गया ये गरीब कंट्रीज में फॉरेस्ट ही सारे रिसोर्सेस हैं, इनके टिम्बर बेचकर, लंबरिंग करके, इनके हनी सिकाकाई को बेचकर, इनसे डिफरेंट प्लांट्स
एक्सट्रैक्ट लेकर इनकी रोजी रोटी चलती है। अगर ये REDD करेंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? वेस्ट ने कहा हम पैसा कैसे? अगर आप एफॉरेस्टेशन करते हो, यानी डिफॉरेस्टेशन को खत्म करके अगर एफॉरेस्टेशन करते हो, पेड़ लगाते हो और पेड़ नहीं काटते तो आपको एक पैसा मिलेगा। लोगों ने वो कितना पैसा मिलेगा? इनका $30 बिलियन, $30 बिलियन। कितना मिलेगा? $30 बिलियन। ये इतना देंगे पैसा। कितना देंगे? 30 बिलियन। लोगों ने पूछा अच्छा ये कैसे मिलेगा? एक यहाँ पे केस स्टडी छोटी सी। अब ये पैसा मिलेगा, एक मेघालय में एक बड़ी फेमस लेक है आपकी शिलोंग के पास, उसका नाम है उरियम लेक। सुना है? लेक पढ़ने के लिए दिया था। उरियम है ना, उरियम, एक मिनट, हाँ उरियम लेक, क्या उमियम लेक, क्या नाम है इसका? उरियम, शिलोंग के पास है, बड़ी फेमस लेक है ये। उरियम लेक के पास बहुत सारे जंगल है। खासी ट्राइब क्या करती है, इन जंगलों में झूम कल्टीवेशन करती है, इन पेड़ों को काटती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी करती है और इन पेड़ों की लंबरिंग को भी बेचती है। इससे बहुत सारी चीज भी उन्हें मिलती है। मेघालय गई सरकार ने कहा मत काटो। उन लोगों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा REDD प्लस पैसा मिलेगा ना काटने का। उन्होंने कहा अच्छा ये तो हमने पहली बार सुना, पैसा भी मिलता है पेड़ ना काटने का। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिलेगा, पैसा मिलेगा पेड़ ना काटने का। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, हम नहीं काटूंगा, घर बैठे फिर पैसा मिल रहा है। वैश्य से एक किस्त आई, खुश, मजे, दिवाली। 2 किस्त आई, बहुत अच्छी बात। 3 किस्त आई, चौथी किस्त नहीं आई, 5वीं किस्त नहीं आई, 6ठी किस्त नहीं आई, 7वीं किस्त नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया? फिर चले गए जंगल काटने कि हम अपना कंपनसेट करूंगा, आज पूरा ही जंगल काट दूंगा। CRPF ने रोक दिया। उन्होंने कहा कैसे? मनाही है, मनाही। किसने कहा? डॉन ने कहा है मनाही है। उन्होंने कहा हम किसी डॉन वॉन को नहीं जानते, हम यहाँ के खाली DM को जानते हैं। उन्होंने कहा DM का ही ऑर्डर है, पेड़ नहीं काटना। तो उन्होंने कहा अच्छा हमें पैसा मिलता था, इसका क्या? कह रहा पैसे पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं, USA से नहीं आ रहा या बीच में चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे कहानी हुआ REDD। एक कहानी और सुनाता हूँ, सुनाऊँ? REDD++ आया शुरुआत में, REDD+। तो भारत सरकार ने कहा हम भी बहती गंगा में चलो हाथ धो देते हैं, ठीक है। भावर का बेल्ट होता है, तराई से पहले भावर का बेल्ट आता है। तराई का मतलब जहां मिट्टी बहुत गीली है, उससे ऊपर भावर की बेल्ट। भावर की बेल्ट पे आप देखेंगे तो ईंट पत्थर भी होते हैं, और यहाँ मैंगो के ट्री, साल, बालसम, इबोनी, महागुनी, इन सब के पेड़ होते थे। लेकिन डिग्रेडेशन हुआ तो पेड़ कम हुए। यहाँ पे सरकार ने यूकेलिप्टस प्रमोट कर दिया कि जल्दी जल्दी उगेगा, सैटेलाइट में दिखेगा, पैसा मिलेगा। और डाइवर्सिटी इतनी खराब कर दी कि पूरे भावर बेल्ट में खाली लगे रहे पगला, काम करेगा अगला, यूकेलिप्टस। बाद में पता चला ये इन्वेसिव है, पानी को जड़ से खत्म कर देता है। चंद पैसों के लिए हमने अपनी डाइवर्सिटी खत्म कर रहे हैं। वो मैंगो, वो इबोनी, महागनी, वो सब खत्म करके क्या कर रहे हैं? ये भी हमारा बगल का पार्क इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। यूकेलिप्टस के पेड़ देखो यहां पर, REDD+। तो कॉप, इसके बाद कॉप 2010 हुआ, बड़ा फेमस, कानकुन। कहां हुआ? मेक्सिको। कहां है? कानकुन। कानकुन जब ये समिट हुआ तो लोगों ने पूछा अब क्या? उन्होंने कहा डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा हमें पैसा नहीं मिल रहा है, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का तो कुछ भूल ही जाओ तुम, क्या ही इसमें हो रहा है। पहला कमिटमेंट पीरियड 2008 से ही चालू हो गया था। कब से? क्योटो प्रोटोकॉल 2007 में रेटिफाई हुआ, 2008 से 1997 में आया, 10 साल लग गए इसे रेटिफिकेशन में। 2008 से रेटिफाई हुआ पहला कमिटमेंट पीरियड, यानी पहला जो कमिटमेंट करना था हमें पूरा, और 2008 से पास हुआ
2 साल उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो 2010 में सब बैठे और कहा क्या 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 करें अब, तो उन्होंने कहा एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाएंगे। $100 बिलियन, कितना पर ईयर, सुनने में कितना अच्छा लगा। $100 बिलियन पर ईयर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को दिए जाएंगे, जो एडेप्टेशन करवाएगा, मिटिगेशन करवाएगा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होने से रोकेगा। और ये किसको दिया जाएगा? डेवलपिंग कंट्रीज को, जिससे कि वो क्लाइमेट को हमारे साथ रोक सके, हम सब मिलके इस धरती को बचा सके। लेकिन ग्रीन क्लाइमेट फंड की अभी तक की बात बताऊं तो पर्टिकुलर 2022 तक का डाटा कहता है इसमें अभी तक कितना पैसा आया। तो 2010 का भी चाय पानी और समोसा, दिस इज योर कानकुन समिट। 2011 से हम देखेंगे अब कल, ठीक।